हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट। और आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी। सो गाइस, हमने फिजिकल ज्योग्राफी के ऑलरेडी 4 सेशंस कर लिए हैं जिसमें हमने 80 क्वेश्चंस को देख चुके हैं हम। तो आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज है गाइस, आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है, तो इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस जो सीरीज़ हैं वो नहीं देखी हैं, उनको ज़रूर देखेगा। वहाँ पे आपको फिजिकल ज्योग्राफी से ही 4 सीरीज़ मिल जाएंगी जिसमें हमने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, जहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स दी जाएंगी करंट अफेयर्स की, जो एक मेंस आंसर राइटिंग जो सीरीज़ चलाई गई है आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की, उसकी पीडीएफ्स, और ये जो प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस है इसकी भी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और उसी के साथ-साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स आप लाए जाते हैं आपके लिए, वो उनकी आपको लिंक वहाँ पे पता चल जाएगी, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। और गाइज़, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज़ के लिए, वो गाइज़ हमारे यहाँ करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, आपको यहाँ से बाहर का कहीं से भी कुछ भी करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पूरी तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। हमारे करंट अफेयर से बाहर आपसे आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज़, हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है वो। उसमें जीएस 1 2 3 4 की तैयारी झा सर खुद करवा रहे हैं, वो खुद आपको मेंटोर कर रहे हैं। और आपको वहाँ पे, अगर आप प्रॉपर तरीके से बैच को फॉलो करेंगे, उसकी डिटेल्स फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, आपका सिलेक्शन पक्का है गाइज़। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और गाइस, मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच चल रहा है जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपकी कॉपीज़ को चेक करेंगे और आपको मिस्टेक्स बताएंगे, राइट। और उसी के साथ साथ आपको हर क्वेश्चन के साथ एक सैम्पल आंसर भी दिया जाएगा और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कोर्सेज़ की डिटेल्स मिल जाएंगी। व्हाट्सएप पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9713282838 पे। तो आपको वहाँ से कोर्सेज़ की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। तो चलिए गाइज, अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं आज की। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़, यहाँ पे एक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, ज्योग्राफिक रीजन की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। हमें बताना है कि कौन से रीजन की हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, गर्म है और सूखा क्लाइमेट है, शुष्क है। माइल्ड एंड वेट विंटर, थोड़ा सा सुहावना सा है और वेट है। और एवरग्रीन ओक ट्रीज वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से रीजन की हमें देखने को मिलती है ये बतानी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स गाइस हमें देखने को मिलती है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कॉजेज विंड टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर? कि जो दक्षिण गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे जो वायु है वो लेफ्ट की तरफ क्यों, किसकी वजह से मुड़ती है, किसकी वजह से देखने को मिलती है हमारा हमें? तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। कोरियोलिस फोर्स होता है ना, कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड हमें डिफ्लेक्ट करती हुई देखने को मिलती है, राइट साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट साइड सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गाइस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात की गई है कि अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो ये इतनी जल्दी से रीजनरेट नहीं होता जितना ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट रीजनरेट होता है। तो ये किसकी वजह से है? ऐसा क्यों देखने को मिलता है? ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जल्दी से जनरेट नहीं होता? तो यहाँ पे गाइस हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि रेन फॉरेस्ट जो हमें देखने को मिलता है, वहाँ की सॉइल में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी से वापस से नहीं उगता, वापस से रीजनरेट नहीं होता। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं, उसमें से एक लेयर आइनोस्फेयर है, तो वो रेडियो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करती है, क्यों? उसका रीज़न बताना है हमें। तो हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली है
कि वहाँ पे ओजोन प्रेजेंट होता है आइनोस्फेयर में, जो कि रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। और ऑप्शन टू क्या दिया, स्टेटमेंट टू क्या क्या दी गई है, रेडियो वेव्स की लॉन्ग वेवलेंथ है। तो हमारा गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी टू ओनली बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन की प्रेजेंस नहीं होती, ओजोन की प्रेजेंस स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ना कि आइनोस्फेयर में। तो इसकी लॉन्ग वेवलेंथ है, इसीलिए ये हमें रेडियो वेव्स देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन बी टू ओनली हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज यहाँ पे लानीना और एल नीनो के बारे में बात की गई है कि लाल नीना हमें क्या देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स लेके आती है। तो हमें डिफरेंस बताना है लाल नीना और एल नीनो में। पहली स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि ला नीना कौन सी होती है, कैरेक्टराइज बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर, मतलब कि जो समुद्र है उसका जो तापमान है वो ठंडा होता है उसमें इक्वेटोरियल इंडियन ओशन रीजन में, और जो एल नीनो है उसमें गर्म तापमान देखने को मिलता है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन रीजन में। और दूसरी स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि एल नीनो का जो है बहुत गंभीर इफेक्ट पड़ता है, गंभीर प्रभाव पड़ता है किस पे, साउथ वेस्ट मानसून पे इंडिया के, और ला नीना से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हमें देखने को मिलता। तो गाइज हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नीदर वन नॉट टू। तो गाइज देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन के साथ उसका डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप यहाँ से हमारी पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, आप पढ़ सकते हैं। आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं वहाँ से, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है हर एक क्वेश्चन के साथ। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, किसके बीच में, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के बीच में। तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोला गया है एस्टेरॉइड्स क्या है, स्मॉल रॉकी प्लेटेनॉइड्स हैं, ठीक है, ग्रह काय हैं। और कॉमेट्स क्या है, फ्रोजन गैसेज, क्या है, फ्रोजन गैसेज हैं हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल, कि जो कुछ रॉकी मिट्टी सा और मेटालिक मटेरियल होता है वो जब आपस में जुड़ता है तो उसकी फ्रोजन गैसेज होती हैं, राइट। स्टेटमेंट टू क्या दी गई है कि एस्टेरॉइड्स जो हमें ज़्यादातर कहाँ पे घूमते हुए देखने को मिलते हैं, जुपिटर और मार्स के बीच में, और कॉमेट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, वीनस और मरकरी के बीच में। और थर्ड स्टेटमेंट क्या दी गई है, कॉमेट्स शो अ परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल, कॉमेट्स की एक ग्लोइंग टेल होती है जो कि चमकती है, चमकदार उसकी पूंछ होती है, लेकिन एस्टेरॉइड्स की ऐसा कुछ नहीं होती। तो हमें गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है ऑप्शन बी 1 और 3 ओनली, राइट। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि एस्टेरॉइड्स तो बिल्कुल सही बताया कि वो जुपिटर और मार्स के बीच में घूमते हैं, लेकिन जो कॉमेट्स हैं वो हमें बियॉन्ड नेपट्ट्यून देखने को मिलते हैं, ना कि वीनस और मरकरी के बीच में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्टर्लीज जो सदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलती है, दक्षिण गोलार्ध में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है और परसिस्टेंट होती है बिन किसके कंपैरिजन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के कंपैरिजन में। तो उसका रीज़न क्या है, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें करेक्ट बतानी है। पहला क्या दिया गया है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड है, लैंड हमें कम देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में, और कोरियोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, इसलिए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है गाइज, ऑप्शन ए 1 ओनली, 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें रीजंस बताने हैं कि जो अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट बनती है तो वो किस लिए बनती है, उसके हमें रीजंस बताने हैं। तो हमारे यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें करेक्ट बतानी है कौन सी है। पहली क्या है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये कहाँ पे स्थित है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स में। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि ये वार्म ओशन करंट्स, गर्म जो ओशन करंट्स है उसके इन्फ्लुएंस के अंडर हमें देखने को मिलती है। तो हमारा गाइज यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि वार्म ओशन करंट्स के अंडर नहीं बल्कि कोल्ड ओशन करंट्स के प्रभाव में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जेट क्राफ्ट्स की बात की गई है यहाँ पे कि जेट क्राफ्ट्स बहुत इजीली और स्मूथली लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ पाते हैं, इसका रीज़न क्या है। पहला, दो स्टेटमेंट दी गई है, हमें करेक्ट बताना है। पहला क्या दिया गया है कि वहाँ पे कोई क्लाउड या वाटर वेपर हमें देखने को नहीं मिलता लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। और दूसरा क्या दिया गया है कि कोई वर्टिकल विंड्स भी हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से जेट एयरक्राफ्ट आराम से उड़ पाते हैं। तो हमारा यहाँ पे गाइज करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब यूनिवर्स एक्सपैंड, जैसे हम बोलते हैं ना कि कॉन्टिन्यूसली यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है, तो उसका साइंटिस्ट ने क्या उसका एक एविडेंस दिया है।
ठीक है, क्या बताया है उसके बारे में। तो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें वो बतानी है कि कौन सी सही है। फर्स्ट, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस, स्पेस में माइक्रोवेव की हमें देखने को मिलता है। दूसरा, कि रेड शिफ्ट फिनोमिना जो है उसकी ऑब्जर्वेशन, उसको देखा गया है स्पेस में। थर्ड, मूविंग ऑफ एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं स्पेस में। और फोर्थ, कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स का भी हमें एक अस्तित्व देखने को वहाँ पे मिला है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स भी हमें देखने को मिले हैं स्पेस में। तो क्या एविडेंस है जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूड एक्सपेंशन को साइंटिस्ट ने बताया है। तो उन्होंने यहाँ पे, हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1 एंड 2 के जो साइंटिस्ट ने अपना एविडेंस दिया है उसके बेसिस पे बताया है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें 4 फैक्टर्स दिए गए हैं, ये बताना है कि ओशन करंट्स को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। पहला है रोटेशन ऑफ द अर्थ, दूसरा एयर प्रेशर और विंड, तीसरा डेंसिटी ऑफ ओशन करंट, और चौथा क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो हमारा गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3, क्योंकि रेवोल्यूशन का कोई भी इंपैक्ट ओशन करंट्स पे नहीं पड़ता। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट फैक्टर्स बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम क्या बोलते हैं कि अर्थ सरफेस पे जैसे जो टेम्परेचर है, जितना ज़्यादा हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाता है, यही बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है। स्टेटमेंट 1, जो एटमॉस्फेयर है वो ऊपर जाते टाइम ज़्यादा हीट होने लग जाता है। ठीक है, मतलब कि ऊपर जाते टाइम हीट होता है, तो वो किससे होता है, अर्थ के सरफेस से ही होता है। तो वो जितना ज़्यादा ऊपर होता है तो अर्थ के सरफेस की जो गर्माहट है वो कम आती है, उसकी वजह से ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर कम होता चला जाता है। अपर एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा मॉइस्चर देखने को मिलता है और डेंसिटी कम होती है, हवा की, एयर की डेंसिटी अपर एटमॉस्फेयर पे कम होती है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें ट्रॉपिकल सवाना रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की। तो यहाँ पे जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे सही कैरेक्टरिस्टिक ट्रॉपिकल सवाना की हमें देखने को मिलती है अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, कि एक डेफिनेट तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ, एक ड्राई सीजन भी होगा, शुष्क भी होगा और गीला भी होगा, वेट सीजन भी होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे करेक्ट मैच करना है, एक तरफ हमें जोग्राफिकल फीचर दे रखा है और एक तरफ हमें रीजन दे रखा है, कि कौन सा हमारा यहाँ पे करेक्ट है, करेक्टली मैच्ड है, हमें वो बताना है। तो हमारा गाइज यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एटलस माउंटेन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, और एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कि दिन और रात में मतलब जो लेंथ होती है, कि कभी दिन बड़ा होता है रात छोटी, कभी रात बड़ी होती है दिन छोटी, तो ये जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं, ये किसकी वजह से हमें देखने को मिलती हैं। तो ये वेरिएशंस हमें किसकी वजह से देखने को मिलती हैं, हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक टिल्टेड एक्सिस पे अर्थ का रिवोल्यूशन, उसकी वजह से हमें ये वेरिएशंस देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थ पे ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। अब जो बाकी का रिमेनिंग फ्रेश वाटर बचा है उसकी लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, मतलब आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के बाद सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन हमें पानी का, फ्रेश वाटर का कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो हमें ग्राउंड वाटर में देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इट एग्जिस्ट इन ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे, जो धरती है, धरती के सरफेस पे चेंजेस आते रहते हैं, तो वो किसकी वजह से आते हैं, डायनेमिक, मतलब बिल्कुल अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो किसकी वजह से देखने को मिलते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा जियोथर्मल एनर्जी, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथा प्लेट मूवमेंट्स, फिफ्थ है रोटेशन ऑफ द अर्थ और सिक्स्थ है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो किसकी वजह से हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सारे ही सारे ये जो हमें फैक्टर्स दिए गए हैं ये सारे ही सही हैं, क्योंकि इनकी वजह से सबकी वजह से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स हमें कहाँ पे, कौन से रीजन में देखने को मिलते हैं, हम कहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ है तो हमें अच्छा फिशिंग ग्राउंड वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं आपस में, वहाँ पे हमें सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। तो 3 दिए गए हैं हमें। पहला है प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली, मतलब बड़े होते हैं बहुत,
ज़्यादा स्पेशियस नहीं होते ट्रीज, आपस में बहुत भिड़े भिड़े, बहुत बहुत कम जगह होती है और क्राउन्स होते हैं, और एक कॉन्टिन्यूस कैनोपी, मतलब ऊपर एक उनका क्राउन टाइप होता है। दूसरा, को एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलती है। और तीसरा क्या है, बहुत सारे वेराइटीज़ के एपीफाइट्स भी हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो गाइज, जब हम इक्वेटोरियल रीजन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी उसकी करेक्ट है, इक्वेटोरियल की देखने को मिलती है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 ओनली। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज, कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बताना है हमें कि कॉन्टिनेंट्स पे हाई होता है कोस्टल एरिया से। जो हम तापमान की बात करते हैं तो वो कॉन्टिनेंट्स पे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कंपैरिजन टू कोस्टल एरियाज। तो उसका रीज़न क्या है? हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी सही है। पहला क्या है कि जो थर्मल डिफरेंस है लैंड और वाटर का, उसकी वजह से। दूसरा, ऑल्टीट्यूड की वेरिएशन, मतलब ऊंचाई की वेरिएशन है कॉन्टिनेंट और ओशंस में, उसकी वजह से। तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, कि जो इंटीरियर हमें देखने को मिलता है, मतलब कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या होता है, ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलती है, उसकी वजह से हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और चौथा क्या है कि हमें कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में अंदर ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश देखने को मिलती है कोस्टल रीजन के मुकाबले। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो हमारा यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 ओनली। सो एक्सप्लेनेशन गाइज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे गाइज। अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।